आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है सजीव, विशेषता एवं आवास। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, सजीवों की विशेषता क्या होती है, सजीव जो होते हैं वो कौन कौन लोग सजीव होते हैं, कौन कौन लोग निर्जीव होते हैं, सजीव जो होते हैं उनकी क्या परिवेश होता है, और जो सजीव होते हैं उनका आवास क्या होता है, वो अनुकूलन कैसे करते हैं अपने आप को एक दूसरे के प्रति कैसे अनुकूलित होते हैं। सजीवों का स्थलीय आवास क्या होता है, जो सजीव होते हैं जलीय आवास क्या होता है, जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, अंकुरित क्या होता है। अंकुरित का क्या होता है, विभिन्न आवासों की यात्रा करेंगे। हम लोग मरुस्थल राजस्थान में चलेंगे, हम लोग पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में चलेंगे, हम लोग घास के मैदान, घास वाले स्थान, जैसे कि आप कह सकते हो कि घास का जो प्रदेश होगा अपने पूर्वोत्तर भारत में भी चलेंगे, कुछ क्षेत्रों में समुद्री इलाका, जो समुद्री तटवर्ती इलाके अपने हैं तमिलनाडु केरला कर्नाटका में भी चलेंगे, और तालाब झील जो आपके गांव शहर क्षेत्र में है, तालाब झील वहां पर भी चलेंगे कि उनमें किन किन जंतुओं का, किन किन जीवों का आवास होता है। इसके बाद हमारे आसपास के झील जो होते हैं उनमें कैसे आवास हमारे जीवों के लिए बेहतर होता है, उसके बारे में भी हम आज इसमें पढ़ेंगे। क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, क्या सभी जीव यदि भोजन नहीं करते तो क्या उनका जीवन संभव नहीं हो पाता। क्या सभी जीवों में वृद्धि की आवश्यकता, क्या सभी जीव वृद्धि करते हैं, यदि हाँ तो क्या सजीव वृद्धि करते हैं या निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, इस प्रश्न में भी चर्चा करेंगे। अगला, क्या सभी जीव श्वसन लेते हैं, क्या सभी जीवों के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, सजीवों की आवश्यकता होती है या फिर निर्जीवों को भी आवश्यकता होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या सभी जीव क्या सभी सजीव में उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब री जैसे हम हमारे क्या नाम है अवशिष्ट पदार्थ का निकलना हमारे शरीर से, उत्सर्जन, क्या सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है, यदि होता है तो कैसे होता है, कितनी होता है, कितनी मात्रा में होता है और किस प्रकार होता है, इस प्रश्न पे भी हम इस पे चर्चा करेंगे। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन, प्रजनन, जैसे एक संतति से, एक व्यक्ति से अगले नए व्यक्ति का जन्म होना, क्या सब रिप्रोडक्शन होता है, क्या नए जन्म इसमें भी होते हैं सभी सजीव, क्या सभी सजीव प्रजनन की प्रक्रिया का संपन्न करते हैं, यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों नहीं। अगला, फिर जीवन क्या सभी सजीव गति करते हैं, यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों नहीं। यदि कुछ करते हैं तो कौन कौन करते हैं, यदि कुछ नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। आखिर इतना कंट्रोवर्सी कर जीवन है ही क्या, जीवन का मतलब ही क्या है, आप इस पे भी थोड़ी बात चर्चा करेंगे कि वास्तव में हम इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पर सजीव उत्सर्जित करते हैं, सजीव उत्सर्जन कुछ नहीं करते हैं, सजीव कुछ गति करते हैं, कुछ गति नहीं करते हैं, कुछ प्रजनन करते हैं, कुछ प्रजनन नहीं करते हैं, कुछ श्वसन करते हैं, कुछ श्वसन नहीं करते हैं, कुछ जीव में वृद्धि होती है, कुछ जीव में वृद्धि नहीं होती है, कुछ जीव भोजन की आवश्यकता होती है, कुछ जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर वास्तव में जीवन है ही क्या। आइए हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं विस्तार से, और मुझे उम्मीद है कि आप लगातार सुनिए, आप इसको जो लगे आपको अच्छा पॉइंट उसे नोट भी कर सकते हैं, और आपको मैं बताऊं इस पॉइंट का एक एक टॉपिक आपको लिखवा दिया जाएगा। ओके, इस क्लास वीडियो में हम लोग पहले समझेंगे बेहतर तरीके से, इसको फिर लिखा दिया जाएगा क्लास वीडियो में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। परिचय कहते हैं, परिचय में हम पहले जानेंगे सजीव होते क्या है, सजीव का मतलब क्या होता है। सजीव, सजीव होता क्या है, हम लोग चर्चा करेंगे वास्तव में सजीव कहते किसे हो, सजीव कहते किसको हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
सजीव कहते किसको हैं? इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि वास्तव में सजीव है क्या? सजीव जैसे आप ये जानते हैं कि सजीवों की कुछ विशेषता होती है। जो सजीव होते हैं उनकी अपनी कुछ विशेषता होती है। वो विशेषता क्या है? वो विशेषता ये है कि जो सजीव होते हैं वह चल सकते हैं, चलते हैं, यानी गति करते हैं, भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं। ये उनके पास विशेषता होती है। यानी हम कहते हैं कि गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं, भोजन करते हैं, श्वास श्वसन श्वसन करते हैं और क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। जो सजीव होते हैं वो श्वसन करते हैं, गति करते हैं, प्रजनन करते हैं और वह भोजन भी करते हैं, आवास भी उनका होता है। इस प्रकार से हम सजीवों की कुछ विशेषता होती है। वह जैसे अभी जानते हैं कि जो मनुष्य है वो गति करता है, लेकिन कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जैसे पेड़। पेड़ एक सजीव की कैटेगरी में आता है। वो गति करता है, गति नहीं कर सकता, लेकिन वो श्वास लेता है, भोजन करता है, वह प्रजनन करता है, श्वसन करता है, लेकिन वो गति नहीं कर सकता है। सजीव वो भी है, सजीव हम भी हैं। हम गति कर सकते हैं, वो गति नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी खास अंतर हो जाता है कुछ सजीवों में। सजीव जो होते हैं उनका परिवेश होता है, अपना एक उनका आवास होता है। जैसे जो मछली है, मछली पानी में रहती है। अब स्थलीय जीव होता है, जैसे शेर, बाघ, चीता, हिरण, गाय, भैंस, इसका भी एक स्थलीय जीव है, लेकिन ये भी तो सजीव ही है। इसलिए सजीव कुछ होते हैं जो गति करते हैं और वह स्थल भाग पर रहते हैं, तो उसे स्थलीय सजीव कहेंगे। गति करते हैं लेकिन निर्जीव क्या है? सजीव और उनके परिवेश, इनके परिवेश के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये कुछ सजीव स्थल में रहते हैं, कुछ सजीव पर्वत में रहते हैं, कुछ सजीव मरुस्थल में रहते हैं, कुछ सजीव जल में रहते हैं, कुछ सजीव हमारे तालाब तथा झील झरने में होते हैं, कुछ सजीव समुद्र में रहते हैं। अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्थानों पर सजीवों का आवास होता है। ये आवास कई प्रकार से हम देख सकते हैं। कुछ आवास स्थल भाग में, कुछ आवास जलीय भाग में, कुछ आवास पर्वतीय भाग में, कुछ आवास उनका हमारे समुद्र में भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे सजीव है, सजीवों की जो आवास है वो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके से है सजीवों का आवास। ओके। दूसरी बात हम देखेंगे कि निर्जीव क्या होते हैं। निर्जीव का मतलब क्या होता है? निर्जीव होते कौन है? जो ये सभी नहीं कर सकते। यानी निर्जीव की विशेषता आप करेंगे ऐसे कि जो निर्जीव होते हैं ना, वो चल नहीं सकते, भोजन नहीं करते, श्वसन नहीं करते, प्रजनन नहीं करते। यानी ये सभी नहीं करते गति। निर्जीव जो होते हैं, ना तो वो गति करते हैं, ना तो वो भोजन करते हैं, ना तो वो श्वसन करते हैं, ना तो वो प्रजनन करते हैं। निर्जीव इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे कि एक मार्कर, जैसे कि एक बोर्ड, जैसे कि एक दीवार, जैसे कि एक किताब, पेन, कॉपी, कलम, ये सभी क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। ये सभी निर्जीव की होने के कारण यह गति नहीं कर सकते, भोजन नहीं कर सकते, श्वसन नहीं कर सकते, अन्न में प्रजनन नहीं हो सकता, चल फिर नहीं सकते। इसीलिए हम इसी को क्या कहते हैं? इसीलिए हम इनको निर्जीव की कैटेगरी में डालते हैं। किसमें, किस कैटेगरी में डालते हैं? निर्जीव की कैटेगरी में डालते हैं। निर्जीव प्राणी के रूप में इन्हें गिना जाता है। निर्जीव प्राणी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और सारी विशेषता क्या हो सकती है? जो आपकी सजीव की विशेषता थी उसका अपोजिट में निर्जीव की विशेषता है। ओके। और आप ये जानते होंगे जो आवास का मतलब क्या है? आवास का मतलब होता है कि जो सजीवों को रहने का स्थान होता है उसी को आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को आवास कहते हैं। जैसे कुछ सजीव जो होते हैं
आवाज़। आवाज़ का मतलब क्या होता है? आवाज़ का मतलब होता है जैसे रहने की जगह, रहने की जगह, आवाज़। आवाज़ का मतलब क्या होता है? आवाज़ का मतलब होता है कि जो सजीवों को रहने का जगह होता है, उसी को आवाज़ कहते हैं। जैसे स्थलीय आवास हो सकता है, जलीय आवास हो सकता है, पर्वतीय आवास हो सकता है, समुद्री आवास हो सकता है। ये सारे आवास होते हैं। आवास कितने प्रकार के हो सकते हैं? स्थल हो सकता है, जल हो सकता है, वायु हो सकता है, वायु हो सकता है, पर्वत हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है, और क्या हो सकता है? झील हो सकता है, झील हो सकता है, तालाब हो सकता है। ये सारे आवास हो सकते हैं। यानी मरुस्थल, ये झील है, ये तालाब है। झील हो सकता है, तालाब हो सकता है। ये सभी आवास की जगह हैं। क्या है? आवास की जगह हैं। यानी हमारे जो जीव होते हैं, वह जीवों का अलग अलग प्रकार से रहने का जगह होता है, उसे हम आवास कहते हैं। अब इसके बाद आता है स्थलीय आवास। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन का मतलब क्या होता है? आपने कभी देखा है कि अनुकूलन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है कि कुछ जीव अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे आप अपने घरों के बाहर जब जाते हैं, अपने घरों से बाहर की फैमिली में जाते हैं, तो थोड़ा-सा आपको अटपटा-सा बुझाता है, अटपटा-सा लगता है। यानी थोड़ा-सा उसमें हिचकिचाहट आता है, जैसे आप बाहर जाते हो, खाना खाते हो, तो वहाँ थोड़ा खाना खाने में ओड-सा लगता है। लेकिन जब वही खाना आप घर पे खाते हो, तो बहुत मस्त से खाते हो, स्वस्थ तरीके से खाते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जैसे आप उसी उसी खाने को आप किसी दूसरे के घर पे जब खाना खाते हो या फिर दूसरे के घर पे आप बैठे रहते हो, तो आपको थोड़ा-सा ऑड फ़ील होता है। मतलब थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर आया हूँ। इसी तरीके से अनुकूलन का मतलब होता है कि जो जीव, जंतु, पक्षी, सजीव प्राणी अपने आवास को छोड़कर किसी दूसरे के आवास में जाता है, तो उसको थोड़ा-सा ऑड फ़ील होता है। मतलब अपने आप को थोड़ा-सा मतलब भारीपन महसूस होता है। कह सकते हो कि वहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, सूटेबल नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो अपना आवास था, वह आवास आपने छोड़ कर के किसी दूसरे के आवास में आप चले गए थे। इसीलिए आपको वह अपना आवास अच्छा, जहाँ पर प्रतिदिन आप जहाँ रहते हो, वह आवास आपने छोड़कर दूसरे आवास में जाने के कारण आपको वह आवास अच्छा नहीं लग रहा था। इसका मतलब ये हुआ, अनुकूलन का मतलब होता है कि स्वयं को, स्वयं तथा अन्य व्यक्ति के साथ सामंजस्य करना। सामंजस्य करना। सामंजस्य मतलब क्या होता है? सामंजस्य, समा सामंजस्य, या फिर ऐसे लिखूं, अनुकूलित करना, अनुकूलन करना, अनुकूलन करना। स्वयं को अन्य व्यक्ति के साथ अनुकूलन करना आपका क्या कहलाता है? सामंजस्य करना, समन्वय करना आपका अनुकूलन कहलाता है। यानी
जब हम अपने आप को किसी अन्य आवास में, किसी अन्य जगहों पर अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को घुल-मिल जाते हैं, तो उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूर्ण रूप से जब घुल जाता है, तो घुल-मिल जाता है, उसमें रहना सूटेबल हो जाता है, तो उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। क्योंकि वह जब व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से एक दूसरे व्यक्ति के साथ सूटेबल हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, तो उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे अगर माना कि एक पक्षी है, उसका पहले आवास एक पिंजरे में था, लेकिन उसका आवाज़ जब पिंजरे से निकल कर के किसी ऐसे दूसरे घर के पिंजरे में चला गया। पहले एक घर के पिंजरे में था, जब वो निकल कर के दूसरे घर के पिंजरे में चला गया, तो वो थोड़ा-सा 3-4 दिन उसको बहुत ज़्यादा अटपटा लगेगा कि ये घर से पहले कहाँ रहता था, अब कहाँ चला आया। ऐसे जब आप कोई पक्षी है, अगर वो कोई पशु है, उसका पुराना आवास छोड़ कर के दूसरे नए आवास में जब चला जाता है, तो वह वहाँ पर 10-15 1 महीना थोड़ा उसको भारीपन, उसको ओड लगता है वहाँ पर रहना, क्योंकि वो अपने आप को वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं कर पाता। जब वो अपने आप को वहाँ पर कुछ दिनों बाद अनुकूलित कर लेता है, हिल-मिल जाता है, रहने प्रारंभ कर देता है, तो उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। इसका तमाम तरीके से उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। जैसे आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि जब आप अपने पुराने घर पर थे, आप एक नए घर पर आ गए, तो आपको थोड़ा देर वहाँ पर हो सकता है अच्छा लगना भी लगे, वहाँ से अच्छा भी लगे। यानी पुराने आवास से नए आवास में आना अच्छा भी हो सकता है, लेकिन 2-4 दिन आपको वहाँ की अपेक्षा यहाँ पर अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। अगर बहुत अच्छा है तो अच्छा लगेगा, तो ठीक है, तब तो रहना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वही काम बुरा हो जाए, उल्टा हो जाए, तो आपको रहना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे एक पानी में रहने वाला मछली, अभी उसको खारे पानी में रख दिया जाए, तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जीवित रह सकती, क्योंकि उसके खारे पानी में जो नहीं रह सकती थी, उसे अब मीठे पानी की जो मछली थी, वो खारे पानी में चली जाए, तो वहाँ पर उसके लिए रहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वह अभी तक मीठे पानी में रह रही थी। जैसे वो खारे पानी में गई, तो वहाँ पर उसके लिए आवास चेंज हो गया, उसका रहने का स्थान चेंज हो गया, इसलिए उसको रहने का स्थान चेंज होने की वजह से उसकी मृत्यु भी निर्धारित है, निश्चित हो सकती है। स्थलीय आवास किसे कहते हैं? स्थल पे रहने वाले जो आवास हैं, जैसे कि पेड़, पर्वत, पठार, मैदान, स्थल भाग, मरुस्थलीय भाग, ये स्थलीय आवास होते हैं। स्थलीय आवास पे बहुत सारे जीवों का आवास होता है। पर्वतों पे, पठारों पे, मैदानों पे, जो आपके जितने भी स्थल पर आवास पाए जाते हैं, उसी को हम स्थलीय आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम स्थलीय आवास कहते हैं। स्थलीय आवास में आपका स्थलीय आवास स्थलीय आवास स्थलीय आवास में जानते हैं, जो आपका पेड़ है, स्थल भाग है, उस पे जितने आवास हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, वो स्थलीय आवास ही है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जो तटीय क्षेत्र है, वो सारा आपका स्थल वाला इलाका है, इसलिए हम उसको स्थलीय इलाका कहते हैं। यानी भूमि पर जो आवास पाई जाती है, भूमि पर जो आवास होता है, भूमि पर जो आवास होता है, उसे हम स्थलीय आवास कहते हैं। स्थलीय आवास हमारे आसपास होता ही है, आपको पता ही है। जलीय आवास क्या होता है? जलीय आवास का मतलब होता है कि जो जल में रहने वाले आवास होते हैं, जल में रहने वाले जीवों के लिए आवास होता है, उसे हम जलीय आवास कहते हैं। जैसे झील, तालाब, नदी, झरना, कुआं, समुद्र, ये सब हमारे जलीय आवास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जलीय आवास कहलाते हैं। जल में रहने वाले जीवों का जो आवास होता है, जलीय आवास।
जैसे इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें झील, तालाब, तालाब, झरना, समुद्र, झील, तालाब, झरना, समुद्र, आपका नदी, ये सब आपका जलीय आवास आते हैं। जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो जल में ही रहेंगे, तो उनका आवास कहाँ पर होगा? उनका आवास जल में ही होगा, इसलिए उसे हम जलीय आवास कहते हैं। स्थल पर रहने वाले जीव जो स्थल पर रहते हैं उनका आवास कहाँ होगा? स्थल पर होगा, इसलिए हम उसे स्थलीय आवास कहते हैं। लेकिन कुछ जीव होते हैं जो उभयचर होते हैं, ना वो कभी स्थल पर भी रह सकते हैं, जल पर भी रह सकते हैं, इसलिए हम उसको स्थलीय न जीव कह सकते हैं, न जलीय जीव कहते, बल्कि उसे हम उभयचर जीव कहते हैं। यानी उभयचर में वो लोग आते हैं जो स्थल पर भी रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं, उसे हम उभयचर जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर जीव कहते हैं, जो ना तो स्थल पर रह सकता है न तो जल में रह सकता है, इसीलिए हम उसको उभयचर जीव कहते हैं। जैसे मेढक, मेढक स्थल पे भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है। जैसे कुछ केकड़े होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, इसलिए हम इसको उभयचर प्राणी में गिना जाता है, जो जीव स्थल पर भी रह सकते हैं और जल पर भी रह सकते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे कि हम जैविक घटक क्या कहलाता है। जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक किसे कहते हैं, अजैविक घटक किसे कहते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैविक घटक का मतलब क्या होता है, अजैविक घटक का मतलब क्या होता है? जैविक का मतलब होता है, जैसे आप भी जानते हैं कि जैविक घटक का मतलब क्या होता है? जैविक किसे कहते हैं? जैविक जो होते हैं जिनमें जो हमारे पृथ्वी पर जीवों का भाग है, जैसे जैविक घटक, जो पृथ्वी पर जीवों का हिस्सा है उसे हम जैविक घटक कहते हैं। जो सजीवों का भूभाग है, जो सजीवों का आवास है, सजीवों का जो हिस्सा है, उसे हम जैविक घटक कहते हैं। इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो पृथ्वी पर जे सजीवों के अंतर्गत आती हैं। सजीव प्राणी आते हैं, सजीव वस्तुएं आती हैं, सजीव लोग आते हैं, उसे हम जैविक घटक कहते हैं। यानी जैविक मतलब होता है जैविक, जो पृथ्वी पर जीवों का भूभाग है, जीवों का हिस्सा है, उसे हम जैविक घटक कहते हैं। अजैविक घटक किसे कहते हैं? अजैविक घटक का मतलब होता है कि जो पृथ्वी पर अजीवों का भाग है। अजीव कौन है? निर्जीव, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये अजीव घटक हैं, अजैविक घटक हैं। इन्हें हम अजैविक घटक के अंतर्गत लाते हैं। अजैविक घटक हम इन्हें कहते हैं, पूरे वायुमंडल का। पारितंत्र, इसमें पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र मतलब होता है जब वो पूरा सर्किल, मतलब जीवों का तथा सजीवों का, निर्जीवों का, जब एक पूरा तंत्र बन जाता है और वह तंत्र एक दूसरे से जुड़ जाता है, तो क्या होता है? पारितंत्र होता है। जैसे आप एसएसटी वाले बुक में, एसएसटी के आप पढ़ेंगे पर्यावरण वाले बुक में, उसमें डीपली बताया जाएगा, वहाँ पर उस टॉपिक में बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये साइंस है, तो साइंस वाले में साइंस की तरह पढ़ेंगे। अंकुरित क्या होता है? अंकुरित का मतलब होता है कि कोई ऐसा अंकुरण होना, मुकुलन होना, मुकुल निकलना। जैसे आप मानो कि चने को आप रख देते हो तो हल्का सा उसमें से दाने, आंखें निकल जाते हैं, उसमें से हल्का सा अंकुरित हो जाता है, तो उसी को हम अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। विभिन्न आवासों की यात्रा पर क्या मतलब है? विभिन्न आवासों की मतलब यात्रा पर मतलब होता है, जैसे मरुस्थलीय आवास। मरुस्थल भूभाग में पाए जाने वाले जो आवास होते हैं उसी को हम मरुस्थलीय आवास कहते हैं। जैसे कि राजस्थान, आपका मरुस्थलीय आवास में रहने वाले जीव जंतु जो पाए जाएंगे, जैसे वहां पर कौन से जीव पाए जाएंगे? वहां पर ऊंट पाए जाते हैं। जो ऊंट कम पानी पीता है और ऊंट लंबे समय तक आसानी से बिना पानी पिए रह जाता है, इसलिए इसलिए उसका आवास कैसा होगा? उसका आवास
उसी जगह होगा जहाँ पर पानी की मात्रा कम है। जो पानी का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, कम से कम पानी का प्रयोग करते हैं, वह मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। जैसे कैक्टस, अब पानी को उसको कम मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे कि धनबबूर, अब वो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, ज़्यादातर हमें इसी जगह पाए जाएंगे। जो कांटेदार मोटे पत्तेदार होते हैं, नागफनी, वो कहाँ पाए जाएंगे? मरुस्थलीय क्षेत्र में भी पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पानी की मात्रा की कम आवश्यकता होती है और वो पानी की खोज के लिए जड़ को लंबे जड़ कर लेती है। पूरा जड़ लंबा हो जाता है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, उनके जड़ लंबे होने की वजह से बहुत आसानी से प्राप्त पानी कर लेते हैं। ओके। और दूसरी बात ये होती है कि जो मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल में आवास कठिन होता है, लेकिन जो मरुस्थल में आवास बना चुके हैं अपना, उनके लिए वो आवास कठिन नहीं होता। पता क्यों? क्योंकि वह क्या कर लेते हैं? अनुकूलन कर लेते हैं, अपने आप को वहां जीने का तरीका सीख लेते हैं। जैसे आप जिस स्थान पर रहते हो, उस स्थान पर आप जीने का तरीका सीख लेते हो, तो कहा जाता है कि आप वहां पर अनुकूलित हो चुके हो। मतलब वहां पर आप अपने आप को पूरी तरीके से विकसित कर चुके हो, वहां के घुल मिल चुके हो। ऐसे जो जीव जो जंतु मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं, वो अपने आप को पूरी पूरी तरीके से वहां के रूप में विकसित कर लेते हैं। जैसे वहां पर बकरियों को पालना सुविधाजनक होगा, छोटे जानवरों को पालना वहां पर सुविधाजनक होगा, क्योंकि वहां छोटे जानवरों को घास का मात्रा कम खिलाना पड़ेगा। जो बड़े जानवर होंगे, जैसे कि गाय भैंस, वहां पर पालना थोड़ा टफ होगा, क्योंकि वहां पर चारे की मात्रा कम होगी और वहां पर बाहर में बहुत ज्यादा धूप होगा, तो उसके लिए वहां पर भी उस समस्या हो सकती है। इसलिए जहां जिस प्रकार की आवास होता है, खाद्य सामग्रियां उपलब्ध होती हैं, वहां पर उसी प्रकार के जीवों का विकास होता है। जैसे अब जहां पर घास की मात्रा अधिक है, जहां पर खाने पीने की मात्रा, पौधों की मात्रा, जहां पर जानवरों को रखने की जो सुविधा है वो बेहतर है, तो वहां पर सारे प्रकार के जानवर रखे जाएंगे और वहां भारी मात्रा में जानवर रखे जाएंगे। लेकिन अब राजस्थान मरुस्थलीय जैसा इलाके में भारी मात्रा में जानवरों को रखना एक साथ और एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर होना, तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा ज्यादा। लेकिन अगर वो ही छोटे जानवर रखता है और जिसे कम खाने की आवश्यकता होती है, तो वो आसानी से वहां पर सस्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े मात्रा में भारी जानवरों को रखना है, तो वहां पर वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जैसे कि उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में उस प्रकार के जीवों को लिए बेहतर होगा जहां पर जो जीव पर्वतीय क्षेत्र में रहने के लिए सूटेबल होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में उसी प्रकार के जीवों को रखोगे ना जो पर्वतीय क्षेत्र के लिए लायक होंगे, नहीं तो उस प्रकार के जीवों को क्यों रखोगे जो पर्वतीय क्षेत्र में नहीं रह सकते थे? नहीं रह सकते हैं। आप उत्तराखंड के कोई हो तो बताए कि पर्वतीय क्षेत्र का कौन से जीव हैं। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप बताइए कमेंट कर कर करके कि आपके यहाँ किस प्रकार के जीवों का पालन ज्यादातर किया जाता है। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप कमेंट करके ये बताएंगे कि किस प्रकार के जीवों का आपके यहाँ पालन ज्यादा किया जाता है। घास मरुस्थल, घास मरुस्थल क्या होता है? हाँ, ये बात देख लीजिए। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में मतलब वो प्रकार के जीवों का पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी खाने पीने की समस्या होती है, वहां पर आवास की भी वहां पर भी समस्या होती है। जो भारी जानवर यहाँ पर भी रखना ज्यादातर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी भेड़ का पालन ज्यादातर कर सकते हैं, और बड़े बड़े जानवर जैसे कि अब वहां पर कहा जाए कि घोड़ा पाले, वहां पर हाथी पाले, तो नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि वहां पर घोड़े हाथी की अगर पाल भी लेगा, तो वहां पर उसको खिलाने के लिए, रखने के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए वहां पालना संभव नहीं हो सकता। लेकिन अगर वही घास वाला मरुस्थल है, घास वाला मरुस्थल है, तो वहां पर वो हाथी भी पाल सकता है, वहां पर वो बकरी भी पाल सकता है, भैंस गाय भी पाल सकता है। यानी वहां पर उसके लिए पशुओं के लिए चारा की उपलब्धता होगी, तो वहां पर इसीलिए बड़े बड़े जानवरों को भी पाल सकता है, साथ में छोटे जानवरों को भी पाल सकता है। दूसरा, समुद्री क्षेत्र, समुद्री आवास। समुद्री आवास का मतलब क्या होता है? समुद्री आवास का मतलब होता है जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं, उसे हम समुद्री आवास कहते हैं। जैसे बड़े बड़े व्हेल, बड़े बड़े मछलियां, वो कहाँ पाई जाएंगी? बड़े बड़े मछलियां वो हमारे समुद्र में ही पाई जाती हैं। समुद्र में सिर्फ मछलियां ही नहीं पाई जाती, उसमें बहुत सारे शैवाल पाए जाते हैं, बहुत सारे लैक्टस, मतलब बहुत सारे उसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो हमारे समुद्र में उनका आवास है। तो इसलिए हम कहते हैं जो जीव समुद्र में पाए जाते हैं, वो समुद्र में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, इसलिए वो समुद्र में रहना पसंद करते हैं और वो समुद्र में लंबे समय तक रह जाते हैं।
तालाब तथा झील, तालाब में रहने वालों की मात्रा वो बंद तालाब का मतलब होता है चारों तरफ से बंद होता है। कुछ जीव होते हैं वो चलते तैरने वाले होते हैं और वो हमेशा तैरने के लिए कोशिश करते हैं। तो तालाब जो होता है छोटा होता है ज़्यादा। झील की अपेक्षा तालाब छोटा होता है। झील बड़ी होती है, बराबर भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलता है यही कि तालाब छोटा होता है। तालाब बंद आकृति का संरचना है, तो इसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो आस-पास के इलाके हैं, वहाँ से जो जीव होते हैं उस पे निर्भर होते हैं पानी पीने के लिए। लेकिन कुछ जीव जो होते हैं जो तालाब में ही होते हैं, जैसे मछलियाँ, केकड़ा, साँप जलकुंभी, शैवाल और आपका कछुआ, ये सब तालाब में आसानी से इनका सस्टेन हो सकता है। इसे झील, ये देख लेते हैं यहाँ पे। क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? यदि हाँ, तो क्या पॉसिबल है? कहा जाता है कि क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, ये बात सच है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोई भी जीव होगा तो उसके वृद्धि के उसकी कोशिका जो होगी, कोशिका की वृद्धि के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जब भोजन मिलता है, भोजन से हमारा क्या होता है? भोजन से कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जब होता है तो कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से हमारा क्या बनता है? शरीर बनता है। शरीर से क्या बनता है? अंग बनता है। शरीर से क्या बनता है? अंग बनता है। यानी भोजन हमारे लिए आवश्यक होता है। तो कोई भी अगर जीव हो, वह सजीव हो, तो उसके लिए भोजन की आवश्यकता ज़रूरी होती है। क्योंकि बिना भोजन के उसकी कोशिका का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि कोशिका जो होती है, कोशिका का निर्माण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जब हम खाते हैं, तो उसी कंपोनेंट से हमारे कोशिका का निर्माण होता है। बिना कोशिका के निर्माण से हमारे से कोई भी सजीव का प्राणी हमारे कोई भी सजीव प्राणी का कोशिका नहीं निर्मित हो सकती है। इसलिए हमारे लिए हमें कहते हैं कि सभी कोशिकाओं के लिए, सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कह रहा है, क्या सभी जीवों में वृद्धि होती है? क्या सभी जीवों में वृद्धि होती है? जब हम भोजन खाते हैं तो कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका के निर्माण से ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक के निर्माण से शरीर का निर्माण होता है। शरीर से निर्माण होने के बाद अंग का निर्माण होता है। और यही प्रक्रिया प्रक्रिया पेड़ में भी होती है। पेड़ में भी कोशिका होता है। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से शरीर बनता है, शरीर से अंग बनता है। ऐसे कोशिका पेड़ में भी होती है। जो पेड़ के छोटे से कोशिका का निर्माण होता है, उससे बीज से हम पौधा छोटा सा बनता है, छोटे से पौधे से बड़ा पौधा बनता है और वह पूरा बड़ा सा बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। उसके लिए भी हमें कह सकते हैं कि सभी जीवों में वृद्धि होती है। बिना जीवों में वृद्धि हुए उसका विकास पूर्णतः नहीं हो सकता। अगर वो वृद्धि नहीं होगी तो इसका मतलब होगा कि वह उसका पूर्णतः विकास नहीं हुआ है। ओके, क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, क्या सभी जीवों में वृद्धि होती है? हाँ, सभी जीवों में वृद्धि होती है। क्योंकि सभी जीवों में अगर वृद्धि नहीं होगा तो उसका विकास पूर्णतः नहीं हो पाएगा। जिस अवस्था में पैदा होगा उसी अवस्था में अगर रहेगा तो उसकी वृद्धि कैसे हुई फिर? आखिर में उसका वृद्धि नहीं हुआ तो उसका मतलब हुआ कि वो जो कोशिका जो भोजन किया, भोजन का फ़ायदा ही नहीं हुआ कुछ उसके पास। कह रहा है, क्या सभी जीव श्वसन लेते हैं? क्या सभी जीव श्वसन लेते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बिना श्वसन का हमारा कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। चल नहीं सकता वो बात अलग है, लेकिन बिना श्वसन का वह जीवित नहीं रह सकता। उसमें श्वास लेने की प्रक्रिया अवश्य रूप से होती है। क्योंकि चाहे पौधा हो, चाहे वो मनुष्य हो, दोनों श्वास लेते हैं। पौधा भी श्वास लेता है, मनुष्य भी श्वास लेता है। श्वसन की प्रक्रिया होना अति आवश्यक होता है। दूसरा, क्या कह रहा है, क्या सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उस उत्सर्जन का मतलब होता है कि जैसे अपशिष्ट पदार्थ का निकलना।
अपशिष्ट पदार्थ का निकलना। हम भी कहते हैं उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, देखिए पहले। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो पौधे होते हैं, वो पौधे या मनुष्य अपने अंदर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं समय समय पर निकालते रहते हैं। जैसे कि आप टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, आपके शरीर के अंदर से गर्मी निकलती है, पसीना निकलता है जिसे आप कहते हो, आपके नाक से कीचड़ निकलता है, नाक से बहुत सारे मटेरियल गंदगी निकलती है, कान से गंदगी निकलती है। ये आपके शरीर का उत्सर्जित भाग है, उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है, इसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं आपके शरीर का, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन होता क्या है? जैसे कि जो गंदगी होती है, गंध होता है, वो वो जो गंदगी होती है, गंध होता है, वो हमारे शरीर से निकलता है, शरीर समय-समय पे। हमारे शरीर से समय-समय पर निकलता रहता है। यह हमारे क्या कहते हैं? उत्सर्जन होता है। क्या पेड़ में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पेड़ में भी उत्सर्जन होता है। जैसे आप ये जानते होंगे पेड़ जो होता है, पेड़ में से आप हल्का-हल्का अगर काट दोगे, तो उसमें से हल्का-हल्का चूहे के जैसा निकलता रहता है, पानी से जैसा निकलता रहता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसकी जो लेयर होती है, ऊपर से कोशिका होती है, उसपे वो जमा होती रहती है। और बहुत पौधे में आप अलग-अलग तरीके से देख सकते हो कि उसके अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते रहते हैं। क्या कहता है? क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? प्रजनन का मतलब क्या होता है? प्रजनन का मतलब होता है कि प्रजनन का मतलब होता है कि नए जीवों का उत्पन्न होना। क्या सभी क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो हाँ, जीव प्रजनन करते हैं। अगर पेड़ प्रजनन नहीं करेगा, तो नए पौधे का विकास कैसे होगा? नए पौधे का विकास नहीं होगा। ये बात सच है, कुछ लैंगिक प्रजनन करते हैं, कुछ अलैंगिक प्रजनन करते हैं। लैंगिक प्रजनन मतलब होता है नर और मादा का संयोग होता है। अलैंगिक प्रजनन का मतलब होता है जिसमें नर और मादा का संयोग नहीं होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कुछ पौधों का विकास बिना जनन प्रक्रिया से, हम ये कहें कि बीज के माध्यम से विकास कर लेते हैं, लेकिन प्रजनन तो होता है उसमें भी। यानी कभी सभी सजीव प्रजनन तो करते हैं, लेकिन प्रजनन करने का जो तरीका है वो अलग-अलग है। कुछ लैंगिक प्रजनन करते हैं, कुछ अलैंगिक प्रजनन करते हैं। जैसे जो बीज से उत्पन्न हो जाते हैं, वो लैंगिक प्रजनन तो नहीं है ना, अलैंगिक प्रजनन है। कोशिका के माध्यम से जो पौधे विकसित हो जाते हैं, वो लैंगिक प्रजनन तो नहीं है ना। आप कोशिका के माध्यम से विकसित हो जाते हैं। जैसे आप 7th क्लास में पढ़ेंगे कि कोशिका के माध्यम से प्रजनन करना। जैसे पौधे पौधे का विकास हम कोशिका से भी कर सकते हैं। जैसे गुलाब के पेड़ को आप छील दिए और उसको लगा दिए, तो प्रजनन तो कर दिया ना। उसे हम कोशिका के माध्यम से प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के माध्यम से प्रजनन प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या सभी सजीव गति करते हैं? ये थोड़ा नहीं है सही, क्योंकि सभी सजीव गति नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे आप ये जानते हैं पेड़ भी सजीव की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो गति नहीं कर सकता। उसमें सांस ले सकता है, वो चल नहीं सकता, खाद्य पदार्थ खा सकता है, और वह बोल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, लेकिन वो सांस तो लेता है ना, और वह खाद्य पदार्थ को खाता तो है ना। इसलिए वह सुन कुछ पद, जैसे आप छुई मुई है, छुई मुई को कहा जाता है कि अगर आप उसके सामने हल्का सा छू देते हो, तो वह क्या होगा, मतलब मुरझा जाएगा। उसमें यानी सेंसिटिविटी होती है, इसलिए उसमें कह सकते हैं कि वह आपकी बातों को पूरी तरीके से तो नहीं, बट आप कुछ पौधे में सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो कह देंगे कि हाँ, पौधों में गति होती है, सभी सजीवों में गति होती है। जैसे मानो कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश अगर जिस जिस मान लो आपके अपने घर में पौधा लगाया, पौधा लगाने के बाद आपके रोशनदान है, रोशनदान के सामने पौधा रख दिया, तो पौधे का जो मुख होगा, ज़्यादातर पौधे का मुख आपके सूर्य से आने वाले प्रकाश की तरफ जाएगा, ज़्यादा विकसित होगा। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की तरफ आकर्षण पर ज़्यादा होगा, इसलिए उस पौधे का विकास ज़्यादातर, उस पौधे का जो गति होगा, वो पौधे का गति सूर्य के प्रकाश की तरफ होगा। जैसे सूरजमुखी, सूरजमुखी के जो फूल होता है, तो जिस तरफ सूरज का प्रकाश आता रहता है,
उसी तरफ हमारा सूरजमुखी का फूल मुड़ता रहता है। हमने देखा कि फिर ये गति कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, भोजन की भी आवश्यकता होती है। तो वास्तव में जीवन है ही क्या? जीवन एक प्रकार से हमें कहें कि एक जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। वो अपने भोजन कर कर करके वृद्धि कर लेता है। वृद्धि करने के लिए श्वसन प्रक्रिया का होना जरूरी है। उत्सर्जन, प्रजनन, सजीव गति करना अति आवश्यक है। जब ये पूरा चीजें उसमें उपस्थित होती हैं, वह एक जीवन बनता है। यानी उसको भोजन की भी आवश्यकता होती है, उसको वृद्धि की भी आवश्यकता होती है, श्वसन की भी आवश्यकता होती है, उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है, प्रजनन की भी आवश्यकता होती है, गति की भी आवश्यकता होती है। जब ये पूरा एक सम्मिलित तंत्र बन जाता है, तो वह क्या बन जाता है? वह एक जीवन बन जाता है। जीवन जैसे एक मनुष्य है। मनुष्य के जीवन क्या है? उसको खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है समय समय पे, उसमें वृद्धि भी होती है, श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, प्रजनन भी करता है, गति भी करता है। ये जब एक पूरा सम्मिलित पैकेज हो, सम्मिलित पूरा पारितंत्र हो, तो उसी को हम जीवन कहते हैं। अर्थात इस पाठ में हमने जो पढ़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार छोटे शब्दों में। सजीव किसे कहते हैं? सजीव वो प्राणी होता है जो चल सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है और वह भोजन ग्रहण कर सकता है, उसे सजीव कहते हैं। और इसका परिवेश जो होता है, जिस आवास में सजीव प्राणी रहते हैं, उसी को उसका परिवेश कहा जाता है। निर्जीव जो होते हैं, ना बोल सकते, ना चल सकते, ना सुन सकते, ना देख सकते, ना रह सकते, तो उसी को हम निर्जीव प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जीव प्राणी कहते हैं। और जो आवास होता है, आवास का मतलब क्या होता है? आवास का मतलब होता है कि जो आवास और अनुकूलन। आवास किसे कहते हैं? आवास का मतलब क्या होता है? आवास उसे कहा जाता है जहां पर प्राणी अपने आवास रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम आवास कहते हैं। और जो आवास होता है, वह प्राणी के रहने का, जीवों को रहने का सबसे सुरक्षित जगह होता है। जब वह अपने आवास में रहता है, तो वह उसके प्रति अनुकूलित होता है, उसके प्रति वह ज्यादातर रहने का सूटेबल होता है। यानी उसके प्रति वह ज्यादातर आकर्षित होता है, अनुकूलित होता है। इसलिए हम उसे कहते हैं कि आवास उसका बेहतर है। आवास कई तरीके का हो सकता है उसका आवास जलीय आवास हो सकता है उसका आवास स्थलीय आवास हो सकता है उसका आवास समुद्री आवास हो, पर्वतीय आवास हो, मरुस्थलीय आवास हो। वह अलग अलग प्रकार से उसके आवास का तरीका हो सकता हो। इसके बाद देखेंगे कि क्या सभी ये आपने देखा। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। कि आपको अगर ये टॉपिक समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको आने वाले चैप्टर का आपका सारा नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको अगर कहीं कंफ्यूजन उत्पन्न होता है तो आप कमेंट में करिए, ताकि मैं उसका प्रत्युत्तर आपको दे सकूं, समझा सकूं। अगर आप कोई भी काम में आपको लगता है कि ये चैप्टर का मुझे वीडियो चाहिए, तो वह आप वीडियो रिकमेंड कर दीजिए, ताकि मैं उस टॉपिक पर, उस चैप्टर पर मैं अपना वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें देखिए कि क्या सभी जीव हमारे आसपास के झील, ये देख लेते हैं यहाँ पे। क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? यदि हाँ, तो क्या पॉसिबल है? कहा जाता है कि क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, ये बात सच है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोई भी जीव होगा तो उसकी कोशिका जो होगी, कोशिका की वृद्धि के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जब भोजन मिलता है, भोजन से हमारा क्या होता है? भोजन से कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जब होता है, तो कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से हमारा क्या बनता है? शरीर बनता है। शरीर से क्या बनता है? अंग बनता है। शरीर से क्या बनता है? अंग बनता है। यानी भोजन हमारे लिए आवश्यक होता है। तो कोई भी अगर जीव हो, वह सजीव हो,
तो उसके लिए भोजन की आवश्यकता ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना भोजन के उसकी कोशिका का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि कोशिका जो होती है, कोशिका का निर्माण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जब हम खाते हैं, तो उसी कंपोनेंट से हमारे कोशिका का निर्माण होता है। बिना कोशिका के निर्माण से हमारे से कोई भी सजीव का प्राणी हमारे कोई भी सजीव प्राणी का कोशिका नहीं निर्मित हो सकती है। इसलिए हमारे लिए हमें कहते हैं कि सभी कोशिकाओं के लिए, सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कह रहा क्या सभी जीवों में वृद्धि होती है? क्या सभी जीवों में वृद्धि होती है? जब हम भोजन खाते हैं तो कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका के निर्माण से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक के निर्माण से शरीर का निर्माण होता है, शरीर से निर्माण होने के बाद अंग का निर्माण होता है। और यही प्रक्रिया पेड़ में भी होती है। पेड़ में भी कोशिका होता है, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से शरीर बनता है, शरीर से अंग बनता है। ऐसे कोशिका पेड़ में भी होती है। जो पेड़ के छोटे से कोशिका का निर्माण होता है, उससे बीज से हम पौधा छोटा सा बनता है, छोटे से पौधे से बड़ा पौधा बनता है, और वह पूरा बड़ा सा बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। उसके लिए भी हमें कह सकते हैं कि सभी जीवों में वृद्धि होती है। बिना जीवों में वृद्धि हुए उसका विकास पूर्णतः नहीं हो सकता। अगर वह वृद्धि नहीं होगी तो इसका मतलब होगा कि वह उसका पूर्णतः विकास नहीं हुआ है। ओके, क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, क्या सभी जीवों में वृद्धि होती है? हाँ, सभी जीवों में वृद्धि होती है, क्योंकि सभी जीवों में अगर वृद्धि नहीं होगा तो उसका विकास पूर्णतः नहीं हो पाएगा। जिस अवस्था में पैदा होगा उसी अवस्था में अगर रहेगा तो उसकी वृद्धि कैसे हुई फिर? आखिर में उसका वृद्धि नहीं हुआ तो उसका मतलब हुआ कि वो जो कोशिका जो भोजन किया, भोजन का फायदा ही नहीं हुआ कुछ उसके पास। कह रहा क्या सभी जीव श्वसन लेते हैं? क्या सभी जीव श्वसन लेते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बिना श्वसन का हमारा कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। चल नहीं सकता वो बात अलग है, लेकिन बिना श्वसन का वह जीवित नहीं रह सकता। उसमें सांस लेने की प्रक्रिया अवश्य रूप से होती है, क्योंकि चाहे पौधा हो चाहे वो मनुष्य हो, दोनों सांस लेते हैं। पौधा भी सांस लेता है, मनुष्य भी सांस लेता है। श्वसन की प्रक्रिया होना अति आवश्यक होता है। दूसरा, क्या कह रहा है, क्या सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उस उत्सर्जन का मतलब होता है कि जैसे अपशिष्ट पदार्थ का निकलना, अपशिष्ट पदार्थ का निकलना। हम भी कहते हैं उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, देखिए पहले। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो पौधे होते हैं, वो पौधे या मनुष्य अपने अंदर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं समय समय पर निकालते रहते हैं। जैसे कि आप टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, आपके शरीर के अंदर से गर्मी निकलती है, पसीना निकलता है जिसे आप कहते हो, आपके नाक से कीचड़ निकलता है, नाक से बहुत सारे मटेरियल गंदगी निकलती है, कान से गंदगी निकलती है। ये आपके शरीर का उत्सर्जित भाग है, उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है। इसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं आपके शरीर का, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन होता क्या है? जैसे कि जो गंदगी होती है, गंध होता है, वो वो जो गंदगी होती है, गंध होता है, वो हमारे शरीर से निकलता है, शरीर समय समय पे हमारे शरीर से समय समय पर निकलता रहता है। यह हमारे क्या कहते हैं? उत्सर्जन होता है। क्या पेड़ में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पेड़ में भी उत्सर्जन होता है। जैसे आप भी जानते होंगे, पेड़ जो होता है, पेड़ में से आप हल्का हल्का अगर काट दोगे तो उसमें से हल्का हल्का चूहे के जैसा निकलता रहता है, पानी से जैसा निकलता रहता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसकी जो लेयर होती है, ऊपर से कोशिका होती है, उस पे वो जमा होती रहती है। और बहुत पौधे में आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो कि उसके अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते रहते हैं। क्या कहता है? क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? प्रजनन का मतलब क्या होता है? प्रजनन का मतलब होता है कि प्रजनन का मतलब होता है कि नए जीवों का उत्पन्न होना। क्या सभी क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो हाँ,
जीव प्रजनन करते हैं। अगर पेड़ प्रजनन नहीं करेगा तो नए पौधे का विकास कैसे होगा? नए पौधे का विकास नहीं होगा। ये बात सच है। कुछ लैंगिक प्रजनन करते हैं, कुछ अलैंगिक प्रजनन करते हैं। लैंगिक प्रजनन मतलब होता है नर और मादा का संयोग होता है। अलैंगिक प्रजनन का मतलब होता है जिसमें नर और मादा का संयोग नहीं होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कुछ पौधों का विकास बिना जनन प्रक्रिया से हम ये कहें कि बीज के माध्यम से विकास कर लेते हैं, लेकिन प्रजनन तो होता है उसमें भी। यानी कभी सभी सजीव प्रजनन तो करते हैं, लेकिन प्रजनन करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। कुछ लैंगिक प्रजनन करते हैं, कुछ अलैंगिक प्रजनन करते हैं। जैसे जो बीज से उत्पन्न हो जाते हैं वो लैंगिक प्रजनन तो नहीं है ना, अलैंगिक प्रजनन है। कोशिका के माध्यम से जो पौधे विकसित हो जाते हैं वो लैंगिक प्रजनन तो नहीं है ना। आप कोशिका के माध्यम से विकसित हो जाते हैं। जैसे आप 7th क्लास में पढ़ेंगे कि कोशिका के माध्यम से प्रजनन करना। जैसे पौधे पौधे का विकास हम कोशिका से भी कर सकते हैं। जैसे गुलाब के पेड़ को आप छील दिए और उसको लगा दिए तो प्रजनन तो कर दिया ना, तो उसे हम कोशिका के माध्यम से प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के माध्यम से प्रजनन प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या कह रहे क्या सभी सजीव गति करते हैं? ये थोड़ा नहीं है सही, क्योंकि सभी सजीव गति नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे आप जानते हैं पेड़ भी सजीव की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो गति नहीं कर सकता। उसमें सांस ले सकता है, वो चल नहीं सकता, खाद्य पदार्थ खा सकता है, और वह बोल भी नहीं चलता, चल भी नहीं सकता, लेकिन वो सांस तो लेता ना, और वह खाद्य पदार्थ को खाता तो है ना। इसलिए वह सुन कुछ पद जैसे आप छुई मुई है, छुई मुई को कहा जाता है कि अगर आप उसके सामने हल्का सा छू देते हो तो वह क्या हो जाएगा, मतलब मुरझा जाएगा। उसमें यानी सेंसिटिविटी होती है, इसलिए उसमें कह सकते हैं कि वह आपकी बातों को पूरी तरीके से तो नहीं, बट आप कुछ पौधे में सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो कह देंगे कि हाँ पौधों में गति होती है, सभी सजीवों में गति होती है। जैसे मानो कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश अगर जिस जिस मान लो आपके अपने घर में पौधा लगाया, पौधा लगाने के बाद आपके रोशनदान है, रोशनदान के सामने पौधा रख दिया, तो पौधे का जो मुख होगा, ज़्यादातर पौधे का मुख आपके सूर्य से आने वाले प्रकाश की तरफ जाएगा, ज़्यादा विकसित होगा। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की तरफ आकर्षण पर ज़्यादा होगा, इसलिए उस पौधे का विकास ज़्यादातर, उस पौधे का जो गति होगा वह पौधे का गति सूर्य के प्रकाश की तरफ होगा। जैसे सूरजमुखी, सूरजमुखी का जो फूल होता है वो जिस तरफ सूरज की प्रकाश, जिस तरफ से सूरज का प्रकाश आता रहता है उसी तरफ हमारा सूरजमुखी का फूल मुड़ता रहता है। हमने देखा कि फिर गति कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, भोजन की भी आवश्यकता होती है। तो वास्तव में जीवन है ही क्या? जीवन एक प्रकार से हमें कहें कि एक जीव को भोजन की आवश्यकता होती है, वो अपने भोजन कर कर करके वृद्धि कर लेता है। वृद्धि करने के लिए श्वसन प्रक्रिया का होना जरूरी है, उत्सर्जन, प्रजनन, सजीव गति करना अति आवश्यक है। जब ये पूरा चीजें उसमें उपस्थित होती हैं वह एक जीवन बनता है। यानी उसको भोजन की भी आवश्यकता होती है, उसको वृद्धि की भी आवश्यकता होती है, श्वसन की भी आवश्यकता होती है, उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है, प्रजनन की भी आवश्यकता होती है, गति की भी आवश्यकता होती है। जब ये पूरा एक सम्मिलित तंत्र बन जाता है तो वह क्या बन जाता? वह एक जीवन बन जाता है। जीवन जैसे एक मनुष्य है, मनुष्य के जीवन क्या है? उसको खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है समय समय पे, उसमें वृद्धि भी होती है, श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, प्रजनन भी करता है, गति भी करता है। यह जब एक पूरा सम्मिलित पैकेज हो, सम्मिलित पूरा पारितंत्र हो, तो उसी को हम जीवन कहते हैं। अर्थात इस पाठ में हमने जो पढ़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार छोटे शब्दों में। सजीव किसे कहते हैं? सजीव वो प्राणी होता है जो चल सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, और वह भोजन ग्रहण कर सकता है, उसे सजीव कहते हैं। और इसका परिवेश जो होता है, जिस आवास में सजीव प्राणी रहते हैं उसी को उसका परिवेश कहा जाता है। निर्जीव जो होते हैं, ना बोल सकते, ना चल सकते, ना सुन सकते, ना देख सकते, ना रह सकते, तो उसी को हम निर्जीव प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जीव प्राणी कहते हैं।
और जो आवास होता है, आवास का मतलब क्या होता है? आवास का मतलब होता है कि जो आवास और अनुकूलन, आवास किसे कहते हैं? आवास का मतलब क्या होता है? आवास उसे कहा जाता है जहाँ पर प्राणी अपने आवास रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम आवास कहते हैं। और जो आवास होता है वह प्राणी के रहने का, जीवों को रहने का सबसे सुरक्षित जगह होता है। जब वह अपने आवास में रहता है तो वह उसके प्रति अनुकूलित होता है, उसके प्रति वह ज़्यादातर रहने का सूटेबल होता है, यानी उसके प्रति वह ज़्यादातर आकर्षित होता है, अनुकूलित होता है। इसलिए हम उसे कहते हैं कि आवास उसका बेहतर है। आवास कई तरीके का हो सकता है उसका आवास जलीय आवास हो सकता है उसका आवास स्थलीय आवास हो सकता है उसका आवास समुद्री आवास हो, पर्वतीय आवास हो, मरुस्थलीय आवास हो। वह अलग अलग प्रकार से उसके आवास का तरीका हो सकता हो। इसके बाद देखेंगे कि क्या सभी ये आपने देखा। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। कि आपको अगर ये टॉपिक समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको आने वाले चैप्टर का आपका सारा नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको अगर कहीं कंफ्यूजन उत्पन्न होता है तो आप कमेंट में करिए, ताकि मैं उसका प्रत्युत्तर आपको दे सकूं, समझा सकूं। अगर आप कोई भी आपको लगता है कि ये चैप्टर का मुझे वीडियो चाहिए, तो वह आप वीडियो रिकमेंड कर दीजिए, ताकि मैं उस टॉपिक पर, उस चैप्टर पर मैं अपना वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा सकूं।